नमस्कार मिश्रा जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड अच्छे, मॉर्निंग। ठीक गुड ठाक। मॉर्निंग। बस आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, अरे वाह। मेरे ख्याल से मैं, हाँ 10 मिनट, हाँ कहा तो विशाखा ने कहा था कि 10 मिनट पहले ही सब हाँ लोग ज्वाइन कर जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो हम तो स्टडी में बैठे थे तो हमने ऑन कर लिया था। ओ। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा है। तो ये आपका आपका विश्वविद्यालय उधर है, कानपुर में है? कहाँ हाँ, है? कानपुर मेरा महाविद्यालय है, कानपुर विश्वविद्यालय का। वो अच्छा क्राइस्ट चर्च अच्छा। कॉलेज है। क्राइस्ट। वो काफी पुराना है। हम्म। 1867 से है। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, बहुत। 150 साल पुराना, 150 साल पूरा कर चुके हैं हम लोग। ओहो। और 1892 से हम हमारे यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट है। 92। अच्छा अच्छा। 1892 एंड 1890, हाँ। और हाँ, बड़ी पुरानी हाँ, लेगेसी है तो। वो तो GH वेस्टकॉट जो कबीर पर पहली किताब लिखे हैं, वो ही वाज हम्म। प्रिंसिपल ऑफ माय कॉलेज। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, ये तो है। देश में असल में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, लेकिन हाँ उनका बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और योगदान रहा है उन संस्थाओं का बड़ा। यूपी में तो अनेक संस्थाएं हैं, मतलब। हाँ, उसमें से एक मेरी है। हाँ, यूपी में तो मतलब जहां भी हाथ रखते हैं तो उसका एक इतिहास लंबा चौड़ा मिल जाता है। हाँ। वर्तमान थोड़ा खराब है, इतिहास तो ठीक है। यस। इसलिए यूपी के लोग जो हैं अपने शानदार अतीत के ही किस्से गाते रहते हैं काफी। हाँ, ये दुखद किंतु सत्य है। हाँ, वर्तमान में भी बनाना चाहिए। इतिहास हमारे तो कब यहाँ तक काम चल। हमारे यहाँ मतलब बीएचयू के काफी लोग हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में। हाँ तो पूरा मतलब एक बड़ा ग्रुप है, तो मैं हाँ उनको कई बार ये कहता हूँ, वो उनकी बातों में बार बार बीएचयू आता है। हाँ तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप लोगों का शानदार अतीत था, लेकिन थोड़ा भविष्य की भी तो बात कीजिए। वर्तमान और असल में मतलब कई बार होता है ना। हम्म, कई बार होता है कि हम लोग अतीत जीवी से लगने लग जाते हैं कि नहीं, जैसे वो बिहार का भी यही हाल है और यूपी का जिनका भी यही हाल। जिनका वर्तमान गड़बड़ होता है, वो अतीत हम्म। में रिफ्यूज ढूंढते हैं, आश्रय ढूंढते हैं अपना। यस, ये वरना भी। आप देखिए कि विश्व के पटल पर जिस जिस देश का इतिहास ही नहीं है, अमेरिका का बहुत वो उसका वर्तमान सबसे अच्छा माना जा रहा है। सबको डंडा मार रहा है। और हम हम्म। लोग अपना इतिहास इतिहास और ये सब तो तो वर्तमान से विमुख होकर अतीत की तरफ जा रहे हैं। हम्म, खैर। जैसे कोरोना काल में हम लोग भी, सब लोग जो है अतीत की यात्रा करते हैं, अपने बचपन के दिन याद कर रहे हैं और ये सब हाँ, कर रहे हैं। तो कुछ हद तक ठीक भी है, उतना ही जितना कि अतीत से सीख लेने की बात है। वो एक हम लोग ने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, अब याद नहीं, किसी जब जो राष्ट्रवादी शुरुआती कवि हुए हैं उन्हीं के, कि वो लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण हम्म। का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तो यस, दिक्कत यह बहुत। है कि हम लोग जीर्ण शीर्ण का भी मोह करने लगे हैं। हम्म। तो ये समस्या है। और वो अतीत जीवी में तो यहाँ तक है ना कि आप, पता चला अतीत में ही जी रहे हैं हर बात के लिए, और हाँ, आपका वर्तमान से नाता टूट रहा है और भविष्य का कोई विजन नहीं है आपके पास। तो वो तो और भी खतरनाक हो जाता है। मुझे तो मुझे याद पड़ता है जब ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उसके अध्यक्ष बने थे, तो हम्म, साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने। तो उसमें अच्छा। था एक यही कैप्शन था कि हम अतीत जीवी नहीं हैं, हम्म। हमारी आंखें भविष्य पर हैं। लेकिन भविष्य। वही हम्म। यस, डॉक्टर उषा वैद्य हेलो। जुड़ गई हैं। Good morning, sir. गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Good morning, all of you. नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। विशाखा जी बताइए। जी सर, so Dr. Sangeeta Johri, who is the Dean of Faculty of Humanities and Liberal Arts, has also joined, and Dr. Usha Vaidya, she is the head of Department of Humanities, तो वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सावित्री सिंह परिहार जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, शी इज आल्सो देयर इन द पैनल। Dr. Akhilesh Tripathi, he is in Department of Humanities looking after the social work
subjects. So he's also there in the panel. Other than that, we have Ipshita Banerjee, who is going to do the presentation today. So far, these people have joined us. We're looking forward for more people to join in, and possibly in a couple of minutes we'll begin the session. ठीक। और उसके पहले अवधेश सर और देवव्रत सर बढ़िया डिस्कशन का माहौल ऑलरेडी बना चुके हैं। That we are anyway talking about the Indian history and communication system. नहीं, ये ठीक है। आपने दरअसल हम लोग इस बात का लाभ उठा रहे हैं कि आपने ये जो हम लोगों का कैबिन, ऑडियंस का कैबिन अलग बनाया हुआ है और स्पीकर जो पैनल का कैबिन जो है वो अलग है। तो ये जो एक प्राइवेसी है उसका फायदा उठा रहे हैं। नहीं तो सारी ऑडियंस होती तो शायद हम लोग भी चुपचाप आके मंच पे बैठ जाते। बढ़िया है, जितनी भी ऑडियंस अभी जुड़ी भी हुई है हमारे साथ। तो सर इसी बीच रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का जो टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र है, उसके निदेशक श्री विनय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनको पैनल में ले लेती हूँ, उन्होंने अटेंडेंस में ज्वाइन किया है अभी। विनय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा जी, विनय सर प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कीजिएगा। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। नमस्कार विनय जी। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बहुत ही नायाब विषय को संजोती हुई इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में, जिसका शुभारंभ इतना विचार प्रवणता से भरा हुआ रहा, जिसमें इस विषय के आसपास हम लोगों ने न केवल इतिहास को, अपनी संस्कृति को, बल्कि अपने वक्त को भी बहुत खंगालने की कोशिश की। तो मैं अपने इस डिपार्टमेंट की ओर से आप सबका स्वागत भी करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत, वेलकम सर। नमस्ते विनय सर। जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। विशाखा मैम, विशाखा मैम को पैनल लिंक नहीं पहुंचा है। मैम मैंने उनसे कहा था कि वो उस लिंक से ज्वाइन कर ले, मैं उन्हें अपग्रेड कर लूंगी। मैंने ग्रुप पे डाला है कि जिसको भी पैनल लिंक उनके ना मिला हो तो वो ज्वाइन कर ले। आई विल अपग्रेड फ्रॉम योर। ठीक। I have shared my link with Ruchi ma'am. Ruchi ma'am will be joining soon. Okay ma'am. Okay, thank you. हाँ, she will be joining by my name, तो बाद में आप उन्हें रीनेम कर सकते हैं। ये वर्चुअल वर्ल्ड में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बहुत कुछ चीजें मिस जाती हैं। देवव्रत सर बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ा सा वीडियो I will turn it on very soon my video। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच रही हूँ। अच्छा मैडम है। नहीं, बहुत अच्छा है। नमस्कार। Fortunate to have you on this platform। Thank you. So the other panel speakers, so Vishakha is there, and Vishakha, Arunesh sir and Savitri madam, they are there to handle the show. So and Usha madam and Ruchi ma'am very soon she will join ma'am. Okay, आइए प्लीज। नमस्ते। विनय जी भी लगता है किसी गाड़ी में है। किसी हाँ, मतलब ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी यान में बैठे हैं। ये हीनयान है या महायान है? आपको ऐसा लग रहा है तो मैं भी अपनी ओर से फिर हाँ ही कह देता हूँ। वो पुराने वाली जो रामायण है उसमें जो शूटिंग के दौरान क्या करते हैं कि जब वो रावण जो है सीता को लेके जाता है तो वो कुछ ऐसे एक नकली सा एक वो बनाते हैं यान और उसको हिलाते रहते हैं पूरा, हालांकि वो तो बड़ा स्मूथ जाता है यान। तो वैसा कुछ फील आ रहा है, विजुअल फील। तो मतलब कैमरा जो दिखाता है वो होता नहीं है। हाँ, वो होता नहीं। जबकि लोग कहते हैं कैमरा झूठ वो नहीं बोलता। हाँ, वो लगता है कि बैठे हुए हैं लेकिन पता चला कि लॉन्ग शॉट में वो खड़े हुए हैं। हाँ, ये सब हो जाती है। हम लोग दर्शकों के साथ ये बेईमानियां हो जाती हैं और उसे हम कला कहते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को ये लाभ तो दिया ही है कि हम लोग कहीं से भी मंच का हिस्सा बन सकते हैं। जी, तो जो एक्चुअली मोबाइल थिएटर जो किसी कल्पना हबीब तक कर रहे थे और इच्छा थी, तो उनका यही था कि मैं ऐसे मंच की कल्पना करता हूँ, देता है
ठीक बात है, ठीक बात है। Sir, with your due permission, shall we start with the session? Yes, please. So, Dr. Ruchi Mishra Tiwari has also joined us. She is the head of Department of Languages. Dr. Uma Rele जो हमारे साथ आज जुड़ेंगी, she is another panelist. वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी, कुछ टेक्निकल इशू है उनके मेल के साथ. तो meanwhile we'll just start the session. So, नमस्कार सभी को. बहुत स्वागत है आप सबका आज पैनल सेशन 3 में. इस कॉन्फ्रेंस में जिसका विषय हमने रखा है भारतीय सांस्कृतिक एवं संचार परंपराएं, और आज ये दूसरा दिन है और अंतिम दिन है इस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें हमारे साथ आज फिर से कल की ही तरह बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स जुड़े हुए हैं. दूसरे सेशन में भी हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं. बहुत सारे पैनल सेशन में बहुत सारे लोग भी हमारे साथ आज जुड़ गए हैं. उन सबका भी मैं स्वागत करती हूँ और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. एंड द एसोसिएट्स हु आर सपोर्टिंग अस इन दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस आर धर्मपाल शोधपीठ, गैप, BSSS College and Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya from Mumbai. So we are very thankful to all these organizations who are associated with us in this conference with us in this 3-day national conclave, where we are discussing about very important themes falling under the category of Indian cultural and communication traditions. Now moving ahead, I want to introduce all of you to the eminent speakers of the day. So today we have with us Dr. Avidhesh Mishra, Dr. Uma Rele and Professor Devrat Singh. बहुत संक्षिप्त में सबका परिचय मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ. अवधेश मिश्र जी इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा, लोक साहित्य, संस्कृत, स्त्री विमर्श एवं कथा आलोचना के संबंध लेखक आलेख प्रकाशित बहुत सारे उनके हो चुके हैं. तुलनात्मक भारतीय साहित्य में उनकी अभिरुचि है. एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वुंडेड आइडेंटिटीज के लिए शोध और पटकथा लेखन भी वे कर चुके हैं. राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित उनकी कहानियां रिश्तों की श्रृंखला की पुस्तक मानवता का संपादन भी वे कर चुके हैं. जायसी पर एक संपादित पुस्तक इनकी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है, हो चुकी है. संप्रति क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में आप हिंदी विभाग में अध्यापन कर रहे हैं और लगातार इस तरह के महत्वपूर्ण संगोष्ठियों और आयोजनों में भी आप शामिल रहते हैं और बहुत उत्सुक हैं हम सर आपको सुनने के लिए. तो जल्द हम आपको आमंत्रित करेंगे. उसके पहले मैं डॉक्टर उमा रेले का परिचय यहाँ देना चाहती हूँ. डॉक्टर उमा रेले, शी इज द प्रिंसिपल ऑफ नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, which has been affiliated from University of Mumbai and is continuously working towards researches in the field of dance. Dr. Uma Rele is also a practicing Bharatanatyam performer, and very fortunately, she is also the daughter-in-law of Padma Bhushan, Dr. Kanak Rele. So she has this legacy of research and dance together with her. I will be having her soon in the panel in today's session. Now, I would like to introduce Professor Devrat Singh. Professor Devrat Singh has been actively engaged in media profession, teaching, training, and research for last 24 years. He is a professional turned academician. He has earned his doctorate in mass communication in the specific area of television news. He studied radio television journalism at the prestigious Indian Institute of Mass Communication, New Delhi in 1997. He was actively engaged in television journalism with many national channels before joining Media Academy. At present, he is Professor of Communication at the Department of Mass Communication in Central University of Jharkhand, Ranchi. Previously, he has also been associated with Makhanlal Chaturvedi University of Journalism and Mass Communication in Bhopal, Institute of Mass Communication and Media Technologies in Kurukshetra, and Maharshi Dhyananand University in Rohtak, Haryana. Mr. Singh has authored 5 books on electronic media history, television journalism, and television content. His 20 research papers have been published by many reputed journals.
He contributed chapters in 12 books and more than 50 articles in the various newspapers and magazines. He has supervised more than 100 master's theses and MPhil dissertations and 2 doctorates. At present, 6 PhD scholars are carrying out research under his guidance, and I'm lucky to be one of them. He has been frequently invited as a resource person by national broadcasters, All India Radio and Doordarshan in their programs. His research interests are Indian perspective of communication, new media, and visual media. I welcome all 3 eminent speakers to this panel session today. And now, without taking much time, I would request um, Dr. Avdesh Mishra to please come up and share his idea. And today आज जिस विषय पर सर बात करने वाले हैं वो है मिथकों की सामाजिक स्वीकार्यता में संचार की भूमिका। तो आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम भारतीय संचार और भारतीय संचार की क्या परंपराएं हैं इस पर एक पूरा डिस्कशन करेंगे। पिछले इनॉग्रल में और पहले दिन के जो 2 सेशन थे इसमें कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आई। इस पर एक बात ये आती है मिथकों से जुड़ी हुई कि क्या मिथक इतिहास है या इतिहास को मिथक मान लिया गया है। ये एक बड़ी जरूरी बात है जो मुझे लगता है कि एक सवाल के तौर पर यहाँ खड़ी हुई है और हम चाहेंगे कि अवधेश सर आज इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि मिथकों को किस तरीके से सामाजिक स्वीकार्यता जो मिली है आज के समय में, एक लंबा इतिहास है भारत का, तो संचार ने इसमें क्या भूमिका निभाई है। तो मिथिलेश सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू नाउ प्लीज शेयर योर आइडिया ऑन द टॉपिक। मैं अवधेश हूँ, मिथिलेश चलिए, ये अवध और मिथिला में एक संबंध भी है, तो ये संबंधी कहे जाते हैं मिथिलेश और अवधेश। तो खैर सभी वक्ताओं को और श्रोताओं को सबको नमस्कार। दिक्कत ये है कि सलामी बल्लेबाज जिस तरह डरता है उस तरह मैं भी डर रहा हूँ। शुरुआत करनी है मुझे, और जब पहले से कोई अच्छी शुरुआत कर देता है तो बड़ी आसानी होती है, क्रिकेट में भी और गोष्ठियों में भी। खैर जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाना ही है। तो अभी विशाखा ने बात बताई, तो थोड़ा ये मिथकों और की सामाजिक स्वीकार्यता में संचार की भूमिका से पहले थोड़ा एक बात कर लें, इतिहास और मिथक का जो संबंध है। तो मुश्किल ये है कि हम मतलब हमारी स्मृतियों में बहुत सी चीजें आती हैं और वो मिथक से भी आती हैं और इतिहास से भी आती हैं। मिथक और इतिहास में रहने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जब वो हमारी स्मृतियों में आकर और एक वास्तविकता की तरह व्यवहार करने लगते हैं, समस्या यहाँ होती है। मिथक इतिहास नहीं है, एकदम इतिहास नहीं है वो। इतिहास वो प्री हिस्ट्री भी नहीं है, वो हमारी चेतना से संबंधित एक जो सामूहिक अवचेतन है, वो पूरे विश्व की मानवता का उससे संबंध रखते हैं। तो उसमें इतिहास तलाशने की कोशिश जब हम करते हैं तो तमाम दुश्वारियां होती है, और वो इतिहास से उसका संबंध स्थापित करने की जो बात होती है वो भले ही हमको एक निर्दोष अभिव्यक्ति लगे, ऐसे होती नहीं है, उसके पीछे तमाम चीजें होती हैं और वो आप सारे लोग जानते हैं, उस पर विचार आप करते रहेंगे। मुझे इतना कहना है कि इनको थोड़ा जोड़ने की कोशिश करते समय हम इनके खतरों का ध्यान रखें और वो क्यों हो रही हैं, ऐसी कोशिशें क्यों की जाती हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम विषय की बात शुरू करते हैं कि मिथकों की सामाजिक स्वीकार्यता में संचार की क्या भूमिका है और क्या रही होगी। एक तो निश्चित है कि इस समय जो मिथक हमारे सामने है वो अपने मूल रूप में नहीं है। मनुष्यता के साथ मिथकों ने भी एक यात्रा की है। वो मनुष्य आदि गुहा मानव के से होते हुए जिस तरह हम यहाँ पर आ गए हैं, उस तरह हमारे साथ साथ मिथक भी आ गए हैं। और इस यात्रा में जैसे हमारे कई पड़ाव रहे हैं, वैसे मिथकों में भी कई पड़ाव रहे हैं। मिथक जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ, सूरज निकला है, लाल गगन है, अच्छा लगा। एक हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि एक धुनी गुहा से निकला मनुष्य और उससे मुंह से निकला उश, एक अच्छा सा उसको लाल लाल रंग दिखाई पड़ा, सूरज निकल रहा है और उससे उश से उषा शब्द बना, और उसके बाद सूर्य आया और सूर्य उगा और उषा से सूर्य का एक संबंध स्थापित किया गया, उषा सूर्य की प्रणयनी बनी। तो इस तरह की जिज्ञासाएं जो प्राकृतिक घटनाओं के लिए भी थी और मनुष्य के आपसी जो रिश्ते थे उसके लिए भी थी, उन्होंने मिथकों को जन्म दिया
और मिथक अपनी यात्रा में जब चले आगे मनुष्यता के साथ, तो उनका पहला जो संयोग और विखंडन जो हुआ वो एक तरीके से लोकायन यानी फोकलोर से हुआ। और यहाँ पर वो उसमें एक संरचना, एक कथा संरचना, ये सारी जोड़ती गई और वो मनुष्यता के साथ साथ अपनी यात्रा में उसी तरीके से आगे बढ़ते गई। अब ये मिथक संचरित हुए, जिस तरह मनुष्य ये मतलब मनुष्यता का विकास बिना माइग्रेशन के संभव ही नहीं था। संस्कृत तो माइग्रेशन से ही वो आगे बढ़ती है। तो उसी तरीके से मनुष्यों के समुदाय जब एक दूसरी जगह से जाते रहे, उस तरह भी मिथक एक जगह से दूसरी जगह गए। और सिर्फ इसी तरह नहीं गए, ए.के. रामानुजन तो ये भी कहते हैं कि वो जरूरी नहीं कि आप एक कथा दूसरी जगह तक पहुंची हो तो उसके लिए कि कोई मनुष्यों के समुदायों का आवागमन भी हुआ हो। ये कोई आवश्यक नहीं। कथाएं अपने आप भी संचलित होती हैं। उसी तरह जिस तरह से आप समझिए ये मनुष्य का समुदाय जो है एक बहुत अच्छा संचालक है। हमारी मूल प्रवृत्ति कहने और सुनने और सुनकर फिर कहने की है। इसके लिए कोई जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए आपसे कह रहे हैं तो हम आपके पास आए नहीं है। आप हमारे बगल में बैठे हो सकते थे, थोड़े दूर बैठे हो सकते थे और आप सुनते और उसके बाद कहते हैं किसी से। तो ये जो प्री मॉडर्न स्पेस था कहने और सुनने का, ये एक तरीके से पार्टिसिपेटरी स्पेस था। यहाँ पर कहने वाले और सुनने वाले में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। वो एक कहता था, दूसरा सुन लेता था और उसके बाद वो कहता था, उसमें कुछ इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन भी हो जाया करता था, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। तो इस तरीके से जैसे हीट का कंडक्शन होता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल यहाँ से एक कोने से दूसरी कोने तक जाए, हीट चली जाती है, उस तरह कथाएं भी चली जाती हैं। तो कई तरीके से ये मिथक मनुष्य के समुदायों के माइग्रेशन से या कथाओं के कहे और सुनने जाने के तरीके से, सीमांत क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके सम्मिलन से, इस तरीके से ये मिथक एक दूसरे तरफ गए। आज तो हम कोई भी बात कहेंगे पूरा अखिल भारतीय प्रसार कई माध्यमों से हो जाएगा, लेकिन उस समय में जो प्री मॉडर्न एज थी उस समय भी हुआ प्रसार। बहुत से मिथक पैन इंडियन कहे आज पूरे हिंदुस्तान में हो गए। और हिंदुस्तान वो जो जैसे आप सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसी हिंदू सब कॉन्टिनेंट जैसे आप कहते हैं, वो वहां पूरा फैल गए, सब कॉन्टिनेंट से आगे भी चले गए। तो इस तरीके से मिथकों का प्रसार हुआ। तो वो किस तरीके से हुआ होगा? वो प्री मॉडर्न स्पेसेस जो बहुत से ऐसे पब्लिक स्फीयर रहे होंगे और हैं, अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं, हमारी दृष्टियों में भले ही ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे स्पेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कथाओं के माध्यम से, व्रत कथाओं के माध्यम से, आप छोटे छोटे चौपाल हैं या अन्य चीजें हैं, इनके माध्यम से एक पब्लिक स्फीयर बनता है जहां पर ऐसी चीजें कही और सुनी जाती हैं। तो ये अगर हमें एक उदाहरण सही समझना हो तो हम हिंदुस्तान के दो बहुत प्रचलित मिथक रहे, राम और कृष्ण के, जिनका एक अखिल भारतीय प्रसार है। और राम की कथा कई रूपों में हमारे सामने है। राम का मिथक भी हमारे सामने है और उसके वो गीतों के रूप में भी है, महाकाव्यों के रूप में भी है, पूर्व आधुनिक उपस्थितियों के रूप में भी है। तो पहले तो हम पूर्व आधुनिक उपस्थितियों की अगर हम बात करें तो ये राम की कथा एक छोर से अगर मान लिया जाए कि इसकी घटना भूमि उत्तर प्रदेश का एक अवध अंचल है और लंका कहाँ है, ये भी एक थोड़ा विवादास्पद प्रश्न है कि रामायण की लंका कौन सी है, वो विंध्य क्षेत्र की है या जिसे हम आज लंका कहते हैं वो है। खैर उस प्रश्न को हम यहाँ नहीं लेते, लेकिन कुल मिला के यह है कि लंका कहीं भी हो, अवध कहीं भी हो, राम हर जगह है और हर जगह के अपने अपने हैं। तो किस तरीके से पहुंचे हैं वो निश्चित रूप से वो या समुदायों का आवागमन भी उसका एक माध्यम हो सकता है, और जो कथाओं के कहने सुनने की प्रक्रिया है उस तरीके से भी पहुंचे होंगे। सब हर उसकी हर समुदाय के अपने उन समुदायों में भी जहां पर राम कथाओं के बड़े नरेटिव यानी राम कथा के रामायण मौजूद हैं, वहां भी राम कथा छोटे छोटे रूपों में, अपने छोटे छोटे खंडों में, स्त्रियों के लोकगीतों में, आदिवासियों के यहाँ, और वो कुछ न कुछ रूपांतरित रूप में ऐसे में मौजूद है।
लेकिन अब आप ये समझिए कि इन प्री मॉडर्न स्पेसेस ने क्या भूमिका निभाई होगी इसमें। पहली बात तो ये वक्ता और श्रोता की जो अलगाव है, ये आधुनिक अलगाव है। इससे पहले जो जो भी उससे इंटरेक्ट करता था, वो जो स्पेस बनता था वो पार्टिसिपेटरी होता था। इसका उदाहरण आप इस तरह देखिए कि आप बहुत दूर न जाइए, मतलब बहुत प्राचीन जाने के, आप तुलसी के रामचरितमानस को ही देख ले लीजिए। रामचरितमानस लिखा गया और एक महाकाव्य है वो, लेकिन रामचरितमानस की लोकप्रियता में उस लिखित टेक्स्ट का कितना योगदान रहा, किस तरीके से योगदान होगा। यदि जो रामचरितमानस के पाठ की प्रविधियां हैं, जो 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 हर जगह लोक ने विकसित कर रखी हैं, जिसमें रामायणी होते हैं, जिसमें वो मास पारायण की विधि होती है, नवान पारायण की विधि होती है, या और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये इस तरह ये जो चीजें हैं, अब ये जब होता है इस तरीके से आगे बढ़ती बातें, तो रामचरितमानस एक लिखित टेक्स्ट नहीं रह जाता है, ये इसका एक ओरल्टी से संवाद बनता है। तो इसमें एक हस्तक्षेप भी होता है उसका, जो सुन रहा है या जो कह रहा है उसका एक हस्तक्षेप भी होगा। तो और उसके बाद एक नया टेक्स्ट तैयार होता है, और नया टेक्स्ट जो तैयार हुआ, तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि वो जो नया टेक्स्ट जो तैयार हुआ था, जो जिसको हम लोग आज की लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इंटरपोलेटेड टेक्स्ट कहते हैं, कि वो उसमें प्रक्षिप्त अंश है। और वो गीता प्रेस का जो रामचरितमानस है, उससे पहले वो जनता में खूब स्वीकृत था। उसे तुलसीकृत रामायण कहते थे। तुलसीकृत रामायण 8 कांड कहा जाता था, उसमें एक लौकुश कांड का भी प्रक्षिप्त अंश हुआ करता था। और उस बात रामचरितमानस के उस रूप से लोक ज्यादा प्रचलित था, परिचित था। और वो इस तरीके से राम की कथा से उसका तादात्म्य भी था। और ये सारी एक बड़ा नैरेटिव चलने के साथ साथ महिलाओं की और अन्य छोटे समुदायों की राम कथाएं, जिसमें राम का वो रूप नहीं था जो रामचरितमानस में है, वो भी साथ साथ ये पैरेलल एग्जिस्ट कर रही थी। क्योंकि ये सारी चीजें एक ऐसे समाज में मतलब घटित हो रही थी, जहां पर उस तरीके से, एक तरीके से कहना चाहिए कि जो नरेटिव्स का एक पदानुक्रम होता है, कि वो पावर रिलेशन उस तरह नहीं डेवलप हो जाए कि रामचरितमानस अगर आपने पढ़ा, तो आप रामचरितमानस के राम, अगर मान लीजिए उसमें सीता के प्रति कोई दुर्व्यवहार करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो अगर लोकगीतों में सीता के प्रति दुर्व्यवहार करते उनकी अभिव्यक्ति हुई है, तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कहने वाला था कि नहीं ये आप गाना मत गाइए, ये नहीं होना चाहिए, ये राम का मान, ये समाज उस तरह नहीं था। यहाँ लोगों का पार्टिसिपेशन था, उस टेक्स्ट के साथ भी अलगाव था, वो अलगाव नहीं हुआ था, उस टेक्स्ट के साथ वो इंटरेक्ट करते थे और अपना मानकर इंटरेक्ट करते थे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्री मॉडर्न स्पेसेस, पब्लिक स्फेयर्स, इंटरेक्शन स्पेसेस थे, इन्होंने रामचरितमानस को इतनी लोकप्रियता दिलाई, और राम का मिथक इस तरीके से एक तरीके से स्वीकार्य मिथक हुआ। क्योंकि अगर लिटरेसी की बात, रामचरितमानस को पढ़ के राम के बारे में जानने वाले लोग, तो मेरे ख्याल से वो लिटरेसी अभी भी वो बहुत ज्यादा नहीं, तो उस समय तो कितनी रही होगी, या किन के पास टेक्स्ट तक वो लिटरेसी ही नहीं, टेक्स्ट भी कम था, क्योंकि प्रेस से पहले टेक्स्ट कैसे हो सकता था। तो कॉपी करते थे, एक तो कॉपीज भी कम थी। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन के माध्यम, जो प्री मॉडर्न कम्युनिकेशन के माध्यम थे, जो पाठ के विधियां थी या रामायणी थे, इन सारे लोगों ने इस चीजों को, इसको इस तरीके से आगे बढ़ाया, और एक तरीके से उस मतलब परंपरा, ये जो संचार की ये जो विधियां थी, इन्होंने एक इसको रामचरितमानस को या राम कथा को एक तरीके से अखिल भारतीय स्वीकारिता, राम के मिथक को एक अखिल भारतीय स्वीकारिता दिलाई। क्योंकि मिथक भी कुल मिला के एक कथात्मक संरचना है, जिसको आप एक सुव्यवस्थित नैरेटिव में वो कर दें, बांध देंगे, तो वो महाकाव्य हो जाएगा, नहीं छोटे छोटे नैरेटिव में के रूप में होगा। लेकिन अब ये इन संरचनाओं की भी अपनी एक प्रकृति होती है। उस प्रकृति में ये है कि आप देखें कि जब ये
राम का मिथक आगे बढ़ता है, और जैसे हमने बताया कि मिथक का पहला संयोग और उसका विखंडन फोकलोर से हुआ, फिर धर्म उसमें जुड़ गया, फिर उसके बाद उससे संरचना जुड़ गई, उसके बाद और भी सब तमाम चीजें, मतलब ये एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये तमाम चीजें जोड़ते हुए मिथक की व्याख्याएं होती गई। तो जैसे मनुष्य की यात्रा हुई, उसी तरह मिथकों की यात्रा हुई। तो ये सबसे बड़ा एक एक हम लोग के सामने एक चीज हुई, हम लोग की आंखों के सामने, कि जब राम के मिथक से टेक्नोलॉजी जुड़ गई और मॉडर्न कम्युनिकेशन जुड़ गया, तब क्या हुआ? जब एक मास मीडिया, जो आधुनिक मीडिया है, इसने जब राम के मिथक या रामायण से संबंध कर स्थापित करके एक 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 प्रोडक्ट दिया, एक चीज टेलीकास्ट हुई, पूरे भारत में टेलीकास्ट हुई, तो इसने क्या किया? अब सबसे बड़ा जिसकी मैं बात कर रहा था, इससे पहले जब राम का मिथक तमाम संचार के तमाम उपक्रमों से इंटरेक्ट कर रहा था, तो उस समाज में कोई उस तरह की एस्टेब्लिश्ड हायरार्की माध्यमों की नहीं थी कि एक माध्यम दूसरे माध्यमों को उस तरीके से उसके खिलाफ खड़ा हो रहा हो, उसको निगेट कर रहा हो। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब ये एक एक बड़ा माध्यम, और इससे पहले का जो समाज था जहाँ ये लोग थे, वहां भी एक ही जैसे लोग हुआ करते। अब यहाँ क्या हुआ, एक बहुत बड़ी पूंजी इन्वॉल्व हुई। कहने वाले से ने सिर्फ कहा, सुन नहीं सकता था वो, और जब वो सुन नहीं सकता था तो सुनने वालों की पोजीशन भी उससे बहुत नीचे की होगी। यानी श्रोता जो रामानंद सागर या कोई भी XYZ जो भी हो, इतनी बड़ी पूंजी बना के एक प्रोडक्ट ला रहा है और वो दिखा रहा है, और उससे पैसे भी बन रहे हैं और अन्य बहुत सी चीजें हो रही हैं। देखने वाला जो है कि रिक्शा वाला अगर है, तो वो क्या कर रहा है, अपना रिक्शा खड़ा करके एक तो अपनी अर्निंग से वो महरूम हुआ, और वो उसे सिर्फ देख रहा है, और उसके बाद उसमें कोई उसको एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। तो ये जब होता है ऐसी घटनाएं होती है, तो जो मल्टीप्लिसिटी होती है, जो मिथक की एक बहुत बड़ी शक्ति है, लोक की बहुत बड़ी शक्ति है कि वो मल्टीपल, मतलब वो कोई मोनोलिथिक संरचना नहीं देता है। इस अर्थ में वो एक लोकतंत्रात्मक भी होता है कि राम के मिथक की, की जो मल्टीप्लिसिटी थी, कि एक रामचरितमानस, मतलब जब एपिक नरेटिव में भी आया, तो एक रामचरितमानस तुलसी का है, एक कंबन का है, और कृत्तिवास रामायण है। महिलाओं के दो राम कथाएं ऐसी हैं जो महिलाओं, एक मौल रामायण तेलुगु वाला और बांग्ला की चंद्रावती रामायण। और इन सबके राम जो है वो अपनी अपनी संस्कृति, जहां भी वो घटित हुए हैं, जहां वो रचना लिखी जाती है, उस फ्लेवरफुल लिए हुए हैं। यानी डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं, और अपने अपने स्थानीयता से उनका एक संबंध भी है। शूर्पणखा, जो शूर्पणखा है, वो कंबन के रामायण में कनकवल्ली है, और जैन रामायण में चंद्रनखा है। लेकिन जब ये रामायण आती है, ये रामानंद सागर, तो शूर्पणखा और एक कुरूप स्त्री हो जाती है। काम्बवल्ली कहते हैं कंबन के यहाँ उसको, कामवल्ली इतनी सुंदर स्त्री कि वो देखते देखते ही पाने की इच्छा हो जाए। तो एक कामवल्ली, ये सारी चीजें खत्म होकर एक वो जो एक मोनोलिथिक टेक्स्ट हमारे सामने लाया जाता है, और पूरा जो है देश, पूरा एक समुदाय जिसके अपने अपने राम हुआ करते थे, अपनी अपनी तरीके से हुआ करती थी, उसके संबंध थे, वो सारी चीजें नीचे चली जाती हैं। और ये एक ऐसा टेक्स्ट आता है जिसको आपको मानना ही मानना है। तो ये कैसे, जब ये होता है तो कैसे खतरों का निर्माण करता है। एक ऐसी चीज आ जाती है कि एक ऐसा राजनीतिक समाज पैदा होता है जिसमें एक राम को लेकर एक ऐसी संवेदनशीलता आती है कि वो फिर आप मिथकों से एक आपका कोई क्रिएटिव
इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ तमाम लोग खड़े हो जाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये जो सामाजिक स्वीकार्यता मिली, इसके अपने खतरे और अपने मूल्य भी थे। इसके बरक्स एक और मीडिया की तरफ जो तुलसी ने ही कहा है, मैं आपको मतलब उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि तुलसी ने सिर्फ एपिक नरेटिव में एक रामचरितमानस तो नहीं लिखी, इसके अलावा तुलसी ने रामलीला भी शुरू की। ये माना जाता है कि राम का जो एक नाट्य जो होता है लोक नाट्य रूप रामलीला, ये भी तुलसी द्वारा ही शुरू की गई। उसने कौन सा रूप लिया? अब वो चूंकि एक तरीके से एक पार्टिसिपेटरी स्पेस था, एक लोक का स्पेस था, तो रामलीला जहां जहां गई, जिस जिस जगह पर गई, वहां उसने अपने जो स्थानीय कलर्स थे, स्थानीय संस्कृति से उससे एक संबंध बनाया। और हर जगह कई जगहों की रामलीलाएं अपनी अपनी विशिष्टताओं के लिए मानी जाती, जैसे रामनगर की रामलीला, मिथिला की रामलीला। हाँ, और यहाँ तक कि एक रामलीला ऐसी भी है हमारे देश में, जो पहले पार्टीशन से पहले उधर पेशावर के पास पास कहीं खेलते थे वो लोग, जो उर्दू में उसके सारे टेक्स्ट उर्दू में थे। और पार्टीशन के बाद वो लोग आ गए हैं शायद दिल्ली में या लखनऊ में कहीं पर बसे, और वो अभी भी उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो एक उस रामलीला का राम का एक नाट्य रूपांतर रामलीला में है, जहां पर उस तरह का खेल संभव नहीं है, क्योंकि वहां जो देखने वाला, सुनने वाला, करने वाला सब एक ही समुदाय के आते हैं, सबके कॉमन इंटरेस्ट हैं। छोटा मोटा कोई अगर उसका हो सकता है कोई पॉलिटिकल यूज स्थानीय स्तर पर कोई रूपांतरण हो जाए, लेकिन कोई बहुत बड़ा इस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से जो रामानंद सागर के रामलीला रामायण के बाद हुआ कि एक पूरा समुदाय बदल जाता है और एक नया मतलब भगवान का नाम युद्धघोष बन जाता है, जय श्री राम एक युद्धघोष की तरह दिया जाता है, तो नाम स्मरण से ज्यादा युद्धघोष है। तो ये खतरे एक तरीके से ये जो सामाजिक स्वीकार्यता जो 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 ऊपर से लाई जाती है, एक तो ये है कि जैसे आप देखें जो ऐसा नहीं कि राम को मानने वाले, राम को जानने वाले नहीं थे, उससे पहले भी पूरे अखिल भारतीय या अखिल दक्षिण एशियाई कह दीजिए, और एक तो हमारे वो हैं प्रोफेसर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी, वो तो कहते हैं कि भाई जो यूरोप की टू ब्रदर्स की टेल है, कहानी है, वो भी उसका भी एक रिश्ता राम कथा से जुड़ता है। तो एक ये रिश्ते भी थे, ये रिश्ते और ये बने, लेकिन ये जो इस तरह से जब नरेटिव्स के एक हेजेमनी के बीच में ये सारी घटनाएं, ये सारी क्रीड़ा हुई, तो हमें एक तरीके से ये उसके स्वीकार्यता के साथ साथ एक कुछ मूल्य भी चुकाने पड़े हैं। तो ये जो बातें हुई हैं, अब देखिए कृष्ण के साथ देखिए, कृष्ण का जो लोक रूप है वो उसके एक रासलीला है। और कृष्ण का जब महाभारत में कृष्ण आते हैं, तो एक कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी बात आप देखिए कि ये इतना बहुत निर्दोष अभिव्यक्तियां सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्तियां या मनोरंजक अभिव्यक्तियां ही नहीं होती। बाद में क्या होता है, मुझे याद है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उस समय छात्र हुआ करता था, चुनाव हुआ था वो जन मोर्चा वाला उस समय। तो उस समय राम जो थे, अरुण गोविल, वो राजनीतिक पार्टी के प्रचार के लिए चित्रकूट से मतलब आए तो थे, लेकिन वो प्रचार ये किया गया था कि राम चित्रकूट से आ रहे हैं, और बाकायदा वो राम की वेशभूषा में और ट्रक पर चढ़े हुए थे, मैंने अपने आंखों से देखा। नीतीश भारद्वाज का भी एक पॉलिटिकल संबंध बनता है, दीपिका चिखलिया भी, सीता भी हो जाती है। तो ये जो स्वीकार्यता है, ये बहुत कुछ हमको दिखा के हमारा बहुत कुछ ले जाती है कि ऐसे लोग हमारी राजनीति में एक स्थान पाते हैं, और वो फिर जो करते हैं वो सबके सामने बताने की, मतलब उस पर ज्यादा डिस्कशन करने का विषयांतर हो जाएगा। तो ये देखना यही है इसमें कि निश्चित रूप से संचार जो माध्यम है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है वो, और अगर वो कम्युनिटी कंट्रोल में नहीं है, वो पूंजी के कंट्रोल में है, तो वो जो स्वीकार्यता लाएगा
वो अपने अनुषंग लेकर आएगी, और उन अनुषंगों की हम लोगों ने बात की है, वो सारी, यही सारे वो अनुषंग होंगे। इसलिए मिथक निश्चित रूप से, अगर समाज अब यहाँ तक आया तो मिथक उसको, अगर आपको मतलब मूल रूप में मिथकों का मूल रूप क्या हो, ये शोध से जाना जा सकता है, या कुछ बहुत आदिम कबीले हैं उनके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट से जब उनका इंटरेक्शन होता है तो वो चीजें आती हैं। लेकिन कुल मिला के मिथक अपनी यात्रा में संचार माध्यमों से उनका संयोग होना स्वाभाविक होता भी है, लेकिन उसमें एक स्कॉलर की तरह से और एक हम लोग एकेडमिशियन की तरह ये समझने की और समझाने की आवश्यकता है कि वो माध्यम जो है वो कंट्रोल्ड किससे हैं, उनकी प्रकृति क्या है, और वो उनके अनुषंग क्या है। ये मतलब बिना संचार के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कहना सुनना इतना मैं इसके बाद कुछ आगे बढ़नी हो, बात आशंका हो, कोई प्रश्न हो तो। धन्यवाद अवधेश जी, बहुत बढ़िया। अटेंडीज में यदि आपके पास कोई सवाल है, आप अगर अवधेश जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ ड्रॉप बॉक्स चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वी विल टेक योर क्वेश्चंस। एंड मीनवाइल आपने जो अवधेश सर जो बातें कही वो बड़ी रुचिकर थी। खासकर 2-3 बातें मुझे बहुत अट्रैक्ट करी, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कि कहना, सुनना और फिर कहना, ये जो एक बात आपने कही, ये बहुत सुनकर भी बड़ा मजा आया और लगता है इस पर बहुत कुछ सोचा भी जा सकता है। और दूसरी आपने जो एक बात कही कि जो वक्ता और श्रोता के बीच का जो अलगाव है वो आधुनिक अलगाव है, तो ये दरअसल कहाँ से आता है, कब से आता है और क्यों आता है, और क्योंकि एक पावर पॉलिटिक्स की भी बात यहाँ होती है, तो शायद कहीं ना कहीं वो एक पावर पॉलिटिक्स का ही असर रहा होगा कि वक्ता और श्रोता जो है वो ये यहाँ ऑथर पर जैसे कहते हैं ना, अथॉरिटी के साथ ऑथर, ये नया शब्द है। हमारा लेखक जो है, हमारे यहाँ सहृदय है और लेखक है। तो और सहृदय लेखक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बस ये है कि लेखक के पास एक फैकल्टी है लिखने वाली एडिशनल, बाकी सहृदय भी वैसा ही है, उतना ही जानकार है। तो और ये आधुनिक समय हमको ऑथर बता दें कि ये हमारा टेक्स्ट है, इस पर हमारी अथॉरिटी है, अगर आप इसका यूज करना चाहते हो उसके लिए आपसे हमारी अनुमति लेनी, आपको लेनी है, कुछ करना है तो वो फिर वो फ्लो नहीं करता, वो तो मिथक तो फ्लो करते हैं ना। अब रामानंद सागर के साथ एक अथॉरिटी है, तुलसी के साथ भी उस तरह की अथॉरिटी अगर है भी तो चैलेंज हुई इंटरपोलेशन से, और मिथक के साथ अथॉरिटी तो है ही नहीं। बिल्कुल। और अभी जो आपने, हाँ सर, निसंदेह मतलब जो जनसंचार माध्यमों की जो भूमिका है मिथकों के साथ, मिथकों को बहुत बड़े लेवल पे एक खास तरीके से पेश करना, और उसके बाद फिर मिथकों के स्वरूप बदल जाना या उनकी स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर पे एक बदल जाना, ये मतलब एक बहुत ही रोचक पहलू है जिसपे मीडिया के विद्यार्थियों को खासकर सोचना और समझना, काम करना चाहिए कि मिथक वो नहीं है जो आज से 100 साल पहले थे। इस बीच में टेलीविजन, सिनेमा और रेडियो आने के बाद, अखबार आने के बाद वो काफी कुछ बदल गए। हमें लगता है कि जो अभी है बस वही सदियों से चला आ रहा है, तो ये निरंतर बदल रहा है। जैसे पिछले दिनों हमारे यहाँ एक विद्यार्थी ने इस बात पे शोध की कि 1987 में जो रामायण बनाई थी रामानंद सागर ने, तो उसके लगभग 10-15 साल बाद, 17 साल बाद उनके बेटे ने जब रामायण बनाई तो वो एकदम अलग किस्म की थी। उसके बिंब, उसके चरित्र, उसका जो पूरी प्रस्तुति है, उसके डायलॉग हैं वो अलग थे। और फिर 2000 के बाद भी एक नई रामायण बनी। तो इतने कम समय में रामायणों को भी पेश करने का जो तरीका टेलीविजन का ही बदल गया है, तो वो बड़ा हैरान करने वाला है। मुझे लगता है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए अगले वक्ता की ओर। और जो एक शब्द आपने जैसा अभी अवधेश सर ने कहा, सहृदय वाली जो बात है, तो दरअसल अगला जो हमारा सेशन, जो अगली स्पीकर हैं, वो इन्हीं कुछ शब्दों के बारे में आज हमारे साथ बात करेंगी।
आदरणीय डॉक्टर उमा रेले, जो कि नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रिंसिपल हैं, आज वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हैं। और रेले मैम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगी वो है भारतीय पारिभाषिक वैचारिक शब्दावलियां एवं संचार। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से भारत ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कुछ अपनी खास फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं कम्युनिकेशन की दृष्टि से। और मैं और देवव्रत सर हम दोनों मिलकर इस पर कुछ कुछ काम करने की भी कोशिशें कर रहे हैं कि वो ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको कि हम आज कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ अभी तक जो हमारे सामने आए हैं उसमें सहृदय तो एक शब्द मिलता ही है। साधारणीकरण एक ऐसा शब्द है जो नाट्यशास्त्र से आता है और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लोर किया गया। और नेपाल के डॉक्टर निर्मल मणि अधिकारी हैं, उन्होंने जो है साधारणीकरण मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जैसा एक कंसेप्ट हमारे सामने प्रेजेंट किया। इसके अलावा चाइना, कोरिया, जापान के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुद्धिज्म के बहुत सारे कंसेप्ट पर, फेंगशुई जैसा एक जो कंसेप्ट है चाइना में, उसके कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्स पे जो है काम कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। यिंग यांग एक ऐसा कंसेप्ट आता है जो जापान से है। तो इसी तरीके से भारत की ऐसी कौन से शब्दावलियां हैं, ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं अदर देन रस थ्योरी, जो कि अब बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं रस सिद्धांत को हर जगह। तो इस पर आज चर्चा करने के लिए डॉक्टर उमा रेले हमारे साथ हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम प्लीज आइए और इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें और we are looking forward for this knowledgeable session. Dr. Uma Rele. Namaskar. Thank you so much, Dr. Vishakha, for introducing me so well. मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, मुझे आपकी हिंदी सुनना बहुत पसंद है, मगर मुंबई में रहने की वजह से, थोड़ा खिचड़ी भाषा की वजह से, अगर मैं आपके परमिशन से हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो मुझे ज्यादा I know, but then I always have to feel and have to say this, that I really admire the way Hindi is being spoken. But when it comes to me, I have to stick to the mixture. Anyway, thank you so much, Dr. Vishakha, for introducing me. I really, before we start anything, I would like to, of course, thank Faculty of Humanities and Liberal Arts department, Dr. Sangeeta Johari, GAP, everybody who has made this possible. And even we are happily proud to be a part of our collaborators as far as this 3 days conference is concerned. Unfortunately, I could not join very early because ये जो technical snags क्या होता है, I had to come through my son's ID and I was not able to change the ID. So वो जो एक गड़बड़ होने की वजह से I could not enter little early. So I hope you excuse me for the same. Now I know I would like to elaborate upon the communication terminologies which Dr. Vishakha has told me to speak about. But I always feel कि अभी लेखक and the capacity of the writer was going on. So I was just trying to think. And we are very traditionally coming from a family of classical dancers or also a student of classical dance. I always feel dance is a very holistic art form, which especially the classical dance, which teaches you much more than just performance. So I was just thinking about when Dr. Mishra was talking, और मुझे बहुत लगा कि मुझे ये 2-3 चीजें हमेशा उसको लेके मैं आगे चलूंगी. So I just wanted to say कि जैसे we all know the magnum opus Natyashastra, which Dr. Vishakha also spoke about, and the Rasa Sutra that she spoke about. And I know that we want to turn away a little bit from Rasa Sutra, but I would like to weave everything together and try to, go ahead. So मैं ऐसे सोच रही थी कि सबसे पहले when defining नाट्य happens, जो definition है वो ऐसी है कि योयम स्वभाव लोकस्य सुख दुख समन्वितः सोंगाद्याभिनयोपेतो नाट्यम इत्यभिधीयते. So representing the joys and sorrows of the world through various modes of communication, as it is said.
So through abhinayas, various abhinayas and various other things which I don't need to technically talk right now, but the most popular aspect is the abhinaya aspect, and then that is the connection between the drama, the actor and the audience. But I would say कि रसिका is a better word. जब हम audience बोलते हैं तो especially when you come to the performing arts, because you need a spectator, a rasika, a saradaya, who understands and identifies with the situation that is happening on the stage, and who's also educated. A rasika who has sense, उसको रसा विघ्न नहीं असर करता, मगर वो he understands how to be focused, how to be perfectly magnetically you get attracted towards the stage and what is happening on the stage. So when we say that, of course, the actors come into the picture. The most important thing which I would like to touch and go ahead is about the 3 E's which we talk about when it comes to performing arts. One is bhava, that is the cause. Bhava is the cause, which karana, which is required to create a particular situation or to emote in a particular thing. तो ये भाव बहुत important है. भाव as a writer also, भाव as a, because हम हमेशा बोलते हैं कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. जो जिसकी वो प्रतिभा है, the one who has this pratibha will be able to do it. In the same way, the actor will be able to create that atmosphere with the writer has picturized about, and will be able to create it on the stage. So when that happens, तो उसके लिए कारण चाहिए. So karana, that is the bhava or vibhava in the Natyashastric language. Anubhava is the what is being done on the stage, and ultimately the rasa experience. So I always say one is expression. I talk about 3 E's. Matlab one is expression, one is emotion, and one is the actual experience that comes out when you talk about the stage presentation. So when you say that, so bhava, and when you come to experience the rasa, I mean the emotional part, वो bhava जो कि seed of rasa कहाँ है? In the spectator, in the rasika. According to our great aesthetician scholars, Shri Shankuka, Bhattanayaka, Bhattatauta, Anandavardhana, Abhinava Gupta, all of them who have given beautiful theories on the basis of Rasa Sutra, but who have always spoken about various aspects which are very important. So when you talk about the rasa, emotion, which is capital R, small r, I'm sorry. So that is the emotion which is created, that is the anubhava, which happens to the spectators. So when this happens, I would like to say one thing again. I hope, Vishakha ji, I think I might be a little repetitive, reiterating certain things which I always do. And I always feel that when Bharata speaks about Shringara, he says Shringara is the Rasaraj. And he says that, of course, he doesn't talk only about man-woman Shringara. Though later on the classification comes where he talks about Sambhoga Shringara and Vipralamba Shringara and all those things. Yes. But when he talks about the causes of Shringara, he says Ritu Malya Alankarahi. Ritu, season. Malya, different garlands. Alankarahi, different ornaments. Alankarahi, Priyajana Gandharva Kavya Sevabhi. Priyajana, he does not say any kind of man, woman. Any Priyajana. कोई भी हो सकता है वो प्रियजन. प्रियजन गंधर्व काव्य सेवा भी. गंधर्व अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छा लिटरेचर पढ़ो, वो जो हमें एक जो द आनंद जो होता है ना, अच्छा, वो भी श्रृंगार ही है. So when he talks about it, he does not talk. But later on, जब उन्होंने बाकी के क्लासिफिकेशंस किए, जब नायिका का क्लासिफिकेशन किया या नायका का क्लासिफिकेशन किया,
So he started touching upon the man-woman Shringar. And when he talks about, say for example, Ashtanayika, which is the most popular classification. Of course, there are many, but since ye popular hai, so he has given, for example, the first Vasaka Sajjita or Vasaka Sajja, the first Nayika, which he talks about, is the one who is getting dressed up for the union. So when you talk about women dressing up for the cause, the Alambana Vibhava, the Vibhava which is the Nayaka is going to come. So when you say that, he says, Uchite Vasake Yatu Rati Sambhoga Lalasa Mandanam Kurute Rishta Savai Vasaka Sajjita. When he says all these things, he's just given the outline. So how are you going to develop it? It depends upon the capacity of the artist to think. उनका स्वधर्म उसमें जाता है, उनकी सोच, उनका you know how a person is going to link all these things to the traditional actual thinking and then emote it on the stage. So basically this is the Nayika who is going to get dressed up for the union. If you don't mind, I'll just delineate a few bhavas with my this thing. I hope you all don't mind. So actually, जब हम कहीं भी, whenever we talk about literature or whenever we talk about any creative thing, तो वो 7 schools of poetics जिनकी हम बात करते हैं, रस स्कूल, रीति स्कूल, वक्रोक्ति, ध्वनि, ये सब एक how you are able to present it through your art form. How are you going to make it look dignified? How are you not going to trespass the line that is there, which is imaginary line between the dignity and cheap representation. All that is in the artist's hand. And when you say that, so fir I would like to do only a little bit 4 lines of Vasaka Sajja. So it is, I hope I'm visible. Yes, ma'am, very well. Yeah. So it says, I am just going to show a Sakhi on my left side. We always have a friend, a confidante, who is very close and with whom you can share the most intimate of your secrets. And there are also other things which come into the picture, that she's not Bharata himself. Sage Bharata himself has said, when the Sakhi is there, when the Sakhi is not there. You understand the human nature that we require a Sakhi only when we are sad, So that these things also we understand. But I'm just going to do a little bit. Sakhi, you do the decoration and I'm going to decorate myself and wait for him. Okay? So I would like to do that much. उचिते भास के या तू रति संभोग लालसा उचिते भास के या तू रति संभोग लालसा उचिते भास के या तू रति संभोग लालसा उचिते वास के या तू रति संभोग लालसा मंडलम कुरुते रेष्टा मंडलम कुरुते रेष्टा मंडलम कुरुते रेष्टा मंडनम कुरुते रेष्टा मंडनम कुरुते रेष्टा सावै वासक सजिता सावै वासक सजिता. So she is the one. She said, thank you so much. She said, you do the decoration and I will decorate myself. And she's decorating, she's doing her bindi and all the time looking. Aaya ki nahi, Nayaka aaya ki nahi.
सो इट इज, उन्होंने वो जो स्केलेटन दिया है उसे हम किस तरह से in the best way, in the sophisticated way. Art always civilizes. Art gives us lot of civilization. It should cultivate the mind like a farmer tills the land. So how are you going to present it? How are you going to link it with your people? Whoever is going to watch you has to feel the same emotion of love. If you don't convey it properly, it's going to be no point. So that rasa is not going to be created. Now, once you do that, so that is why you need also sadharanikaran. As an artist, as whether any creative artist, when I say artist, it need not be only performing artist, but also creative writer who writes, I mean anyone. So when you say, aapko sadharani, Bhattanayaka has given a lovely concept of sadharanikaran. A person is going to feel only when it is presented at the sadharanikaran level. अगर मैं सिर्फ अपना ही दुख रोती रहूं तो किसको इंटरेस्ट है भाई? वो तो बोलेगा भाई अपना है, फोड़ो, आपका जो भी whatever happens, you handle your life. But if I am going to be detached, अगर मैं like how Bharata says Anukirtan, when you talk about Anukirtan and not Anukarana. Anukarana is imitation. I try to imitate somebody, but I need to see. जैसे sir was saying कि Rama, we have not even seen, but a person doing on stage Rama. Yeah, for example, what was his name? Gohil. He created Rama in such a way that we could not think about anybody else. So it was his expertise or his creativity which helped him to create this reality, which is not a reality. So जो लौकिक से लेके अलौकिक में लाना और अलौकिक में लाने के बाद उसके लिए वो जो हमें एक रस करने की जो बात है, that is very important. So साधारणीकरण, क्योंकि if everybody, at least say for example 200 people are sitting in the audience, तो उसमें से कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों को मैं पहुंच सकती हूँ जबकि मैं उनके हृदय को छू जाऊंगी. That हृदय विश्रांति also we use the term. So because those things are very important, we need to connect. And then the experience that we talk about, the blissful experience, the आनंद, रसानंद जिसकी बात हम करते हैं, जो actually Sage Bharata is only interested in successful production of the drama. He is not talking about anything much. But जब बाद में after 10th century or after also other rasas came into the picture like Shanta, Vatsalya, जब ये सब बाकी के रसस जो अष्टरस के बाहर से आए, तो when you come to know and शांत रस आने के बाद, yeah, the philosophy started changing in the sense कि ब्रह्मानंद सहोदर ये term आई, रसा अनुभूति which was like Brahmananda, the meditative experience that one experiences. Now, how does it happen? I always feel that when you say about this Brahmananda Sahodara, now how are you going to feel that? As an artist, the artist is not going to, the moment the artist comes on stage, he has to cut off all his personal problems, switch off completely, so that he is able to sink into that role, whichever role he is supposed to play. Okay. So he or she is not in that day-to-day routine problems, has to transform himself into this Aulaukika world, artistic world, which is going to create this artistic experience, which has no selfishness in that as an artist. At the same time, the Rasika also, who has come to see you, उन्होंने भी अपने problems, रोजमर्रा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे बाहर छोड़ के आना. They don't have to think because they have to get absorbed in what you are doing. So उन्हें भी एक अलग लेवल पे लेके आना है. जब ये दोनों अलग लेवल पे मिलते हैं, आर्टिस्ट एंड स्पेक्टेटर, तभी जो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस या वो एक्सपीरियंस जो कि सेल्फिश नहीं है,
जो कि बहुत ऊंचा एक्सपीरियंस है. इट इज एन इवॉल्व्ड एक्सपीरियंस विच इज वेरी important to realize, which comes in a pure state of mind, quite sattva state of mind, both ways. And that is why this experience is very, very important. And that is why this experience is always relishable, enjoyable, because it is very different from day to day. और वहां पे जो हो रहा है वो मुझे नहीं हो रहा है, मगर मैं जानती हूँ ऐसा हो सकता है. मैं किसी को जानती हूँ जो कि ऐसा, जिसके लाइफ में ये हुआ है या मुझे भी हुआ है, तो मैं ये दर्द या जो भी हो रहा है स्टेज पे मैं समझ सकती हूँ. I can identify with what is happening on the stage. And that is why, as an artist also, of course, the artist gets the writer ke badle, sometimes the artist gets the more credit. You see, even in films, sometimes the actors are given a lot of importance. जिसने लिखा है, जो back, people working in the back doors are never thought about, or the writer who has written. Sometimes that's a sad part of it, but we need to understand these things. So when you are presenting a girl, a naika, a person, a naika, it is not the. I mean, you are trying to just create a situation which can be in a normal life. And that is why Sadharanikarana is very important. Universalization is very important. जो भी हम कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं दुनिया भर में सब, आज भी look at the condition, we are all feeling the same level of frustration, the same level of anguish, the same anywhere in the world. So these are all universalized thoughts, and we need to tap into these concepts once again and try to understand the link. और ये communication सिर्फ स्टेज की और मतलब डांसर, एक्टर या रसिका की नहीं है. Even our day-to-day life, I think it helps in communication, and that's why only probably you are also talking about the same terminologies, because it is very important to express. If we can't express, we are going to go through stress. If we can't present ourselves, why are there so many miscommunications happening? Because the right bhava has not happened. Right communication has not happened, even in daily life. So we know how Shakespeare has also said that the whole world is the stage and we are all actors in it. So if we talk, ultimately we are all performing. We are all performing our roles. And that's why whichever role we perform, we need to perform with perfect, most close to your perfectness, I feel. Because nahi to, it will not reach. It will not reach in the right sense. Unfortunately, today, sometimes I feel people have so much cut off from the old traditions, thinking that oh, abhi outdated ho gayi. So when we are also dancing, sometimes people think, hey, yeah, you are doing the same concepts of woman crying, decorating. But are these not things not there in the regular life? I think, why can't we think in those ways? Why can't we tap the same words, reinterpret it, re-implement it, or probably at least find out the genuine meaning of these terms and try to inculcate it? This is what I strongly feel at times. Whether it is mythology, whether it is anything, why can't we reinterpret it? Isn't it? So I think that is the communication which is very lacking in today's times. We are having technical advancement. We are all there on our phones or on our whatever. We are in the same room, but we are not communicating with our next person, the same person of our family. So many times we are miscommunicating because we don't know what words to use. So many times we are not able to deliver our right. For example, even while teaching, if I am not able to convey in my proper way, what kind of a teacher am I? Do we do any introspection? कभी हमने वो अंतरात्मा में झांका कि मैं जो भी कर रही हूँ सही, मतलब
There's no need for Bhagavad Gita to be there and मैं गीता पे हाथ करके रख के बोल रही हूँ कि ये जो भी कहूंगी सच कहूंगी, ये नहीं, वो अपने अंदर ही पूछना है. There's no need of all this. But why can't we be true to whatever we are doing? Why can't we come back to these things which are very beautiful? We have gone away from this. We need to bring it back. ना कि जैसे बाहर से कोई हमें बताए कि आपका ये बहुत अच्छा है. Why can't we have pride in our own traditions, in our own thought process, in our own terminologies, which we can revive, which we can reinterpret? So I think this is the very strong feeling which I have as a performer also. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि even if you are talking about Purusha and Prakriti, जैसे I think Dr. Vishakha just said about yin and yang, I would say Purusha and Prakriti. Why not? Because it is almost on the similar lines. So there is, this is what I feel very strongly. So ये जो terms हैं, जैसे रीति स्कूल, ये जो schools हैं, ध्वनि, beautiful concept of how to convey the inner meaning of whatever you do. How to convey as a dancer the inner meaning of what is being said. How to convey inner meaning when I'm teaching a particular subject. Why can't we look into those things? Why can't we go back to these things and try to elaborate or reinterpret or interpret these things? So I think right now I would take your, I mean not leave, but I would thank you for giving me the chance to speak. I think, I hope I have tried to convey my topic in the best way possible. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much, madam, for such a wonderful session and such a wonderful expression, which is very important. We really like the demonstration of what you did just now. Thank you.